बिहार की राजनीति को अक्सर शतरंज की बिसात कहा जाता है, जहां हर मोहरा, हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जाती है। आज हम इसी बिसात पर सजे धमदाहा विधानसभा सीट के एक राजनीतिक किले को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये नंबर देखिए, 55,159। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है 2020 के चुनाव में जीत का अंतर। जरा सोचिए, इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली मार्जिन, और यही नंबर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतनी बड़ी जीत के पीछे की असली कहानी क्या है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, जब जमीन पर बाढ़, बेरोजगारी और विकास से जुड़ी इतनी शिकायतें मौजूद हों, तो कोई भी उम्मीदवार इतने बड़े अंतर से आखिर जीत कैसे सकता है? चलिए आज इसी राजनीतिक पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। इस बड़ी जीत के राज को समझने के लिए हमें सबसे पहले धमदाहा के मतदाताओं के सामाजिक ताने बाने को समझना होगा, क्योंकि असली कहानी की शुरुआत तो वहीं से होती है। तो धमदाहा का सामाजिक गणित बहुत दिलचस्प है। यहाँ सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि निर्णायक वोटिंग ब्लॉक है अति पिछड़ा वर्ग, यानी ईबीसी, जिनकी आबादी लगभग 36% है। इसके ठीक बाद आता है MY समीकरण, यानी मुस्लिम यादव फैक्टर, जो करीब 31 से 34% के बीच है। बस यही दो आंकड़े चुनाव का पूरा रुख तय कर देते हैं। तो यहाँ का चुनावी गणित बिल्कुल साफ है ना? जो विपक्षी पार्टी है उसका कोर वोट बैंक 34% के आसपास आकर रुक जाता है, लेकिन जीत का जादुई आंकड़ा 40% से कहीं ज्यादा है। अब ये जो गैप है, इसे पार करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि सत्ताधारी एनडीए ने ये किला आखिर बनाया कैसे? उनकी जीत के पीछे दो बहुत मजबूत रणनीतिक पिलर हैं, जिन्होंने उन्हें ये इतनी बड़ी और निर्णायक जीत दिलाई है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला कदम, सबसे बड़े वोटिंग ब्लॉक यानी ईबीसी वोट को अपने साथ मजबूती से जोड़ना। और दूसरा, जो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी कदम था, वो था महिला मतदाताओं का एक वफादार आधार तैयार करना। एक ऐसा आधार जिसे हम एक सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। और ये सुरक्षा कवच बना कैसे, वो इस स्लाइड में बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ आरजेडी है, जो महिला वोटरों से जुड़ने में कमजोर रही, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने जीविका जैसी योजनाओं, सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने और शराबबंदी नीति के जरिए महिला वोटरों का एक मजबूत और भरोसेमंद आधार तैयार कर लिया। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। इसका सीधा मतलब है कि जब जातीय समीकरण और सरकारी योजनाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो सत्ता के खिलाफ जो नाराजगी होती है वो वोटों में नहीं बदल पाती। बाढ़ और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई जीतने वाले की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। विपक्षी पार्टी की तरफ नजर डालते हैं और समझते हैं कि जमीनी समस्याओं के बावजूद भी उनका समर्थन आखिर बढ़ क्यों नहीं पाया। इन आंकड़ों को देखिए। आरजेडी का वोट शेयर पिछले चुनाव में 31.71% था, और अगर यही ट्रेंड रहा तो आगे भी ये 34% के आसपास ही रहने वाला है। ये साफ दिखाता है कि पार्टी अपने कोर वोट बैंक से आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक तरह से उनका दायरा सीमित हो गया है। और इस ठहराव के पीछे कई बड़ी वजह हैं। उनका वोट शेयर उनके MY बेस से आगे नहीं बढ़ पा रहा। उन्होंने ईबीसी वोटरों को अपनी तरफ खींचने में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। ऊपर से AMIM जैसी पार्टियों के आने से अल्पसंख्यक वोटों का भी बंटवारा हुआ, और वो युवाओं के गुस्से को भी वोटों में तब्दील नहीं कर पाए। तो क्या इस किले को तोड़ा जा सकता है? जी हाँ, ये विश्लेषण एक रणनीतिक खाका भी सुझाता है, जो हमें आधुनिक चुनावी इंजीनियरिंग की एक दिलचस्प झलक देता है कि कैसे चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। इससे एक स्वॉट एनालिसिस की तरह समझिए। विपक्षी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मौका है पूर्णिया एयरपोर्ट में हो रही देरी का मुद्दा उठाना। सबसे बड़ा खतरा है AIMI के जरिए वोटों का बंटवारा। और सबसे बड़ी कमजोरी है महिला वोटरों से खराब कनेक्शन, जिसे मजबूत करना ही होगा। और इस खाके में एक बहुत जरूरी रणनीति है पन्ना प्रमुख मॉडल। इसका मतलब है कि एक कार्यकर्ता को बस कुछ घरों की जिम्मेदारी दी जाती है। इससे वो हर एक वोटर तक पहुंच सकता है, उनकी बात सुन सकता है। ये दिखाता है कि आज का चुनाव कितना सूक्ष्म और व्यक्तिगत हो गया है। देखिए, ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये एक लंबी 4 चरणों वाली रणनीति है, जो चुनाव से 2 साल पहले शुरू होती है।
इसमें सही उम्मीदवार चुनने से लेकर एक मजबूत नैरेटिव बनाने, जमीन पर पन्ना प्रमुख तैनात करने और आखिर में बूथ मैनेजमेंट तक सब कुछ शामिल है। तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं? सबसे पहले उम्मीदवार का चेहरा बदलिए, जो MY आधार से बाहर का हो और सबकी पसंद बने। पूर्णिया एयरपोर्ट जैसे स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठाइए। महिलाओं के लिए एक बेहतर योजना का वादा कीजिए और AMIM के प्रभाव को कम करने के लिए समुदाय के बीच जाकर काम कीजिए। तो धामदाहा का ये मामला हमें सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं बताता, बल्कि ये भारतीय राजनीति के बदलते भविष्य की ओर भी एक बहुत बड़ा इशारा करता है। और सबसे बड़ा सबक ये है कि आज के चुनाव जीतने के लिए सिर्फ जोशीले भाषण काफी नहीं है। ये अब नंबरों, सामाजिक समीकरणों और एक व्यवस्थित रणनीति का विज्ञान बन चुका है, जिसे सोशल और डेटा इंजीनियरिंग कहते हैं। और अंत में एक सोचने वाला सवाल कि जब राजनीतिक अभियान इतने सटीक और डेटा पर आधारित होते जा रहे हैं, तो इसमें एक आम मतदाता की अपनी भूमिका क्या रह जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।